is एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मैंने कहा था वैल्यू गिवन होती है 6.67 टाइम्स 10 टू रेज पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सेकंड वैल्यू व्हिच इज गिवन टू अस एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 9.81 वी नो दिस वन, ठीक है, क्योंकि हमें एएस में भी पढ़ा होता है. और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला गिवन होता है -gm और दिस नेगेटिव साइन इज क्रिटिकल हियर. ठीक है, जो बच्चे नए आएंगे इसी के थ्रू करना होता है. इंटरफेरेंस होनी है, नॉइज बहुत ज्यादा हो रही है. अच्छा बेटे, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम रिसेंट 17 का शायद पेपर था ये. यस, इस नवंबर 1742 वेरिएंट का क्वेश्चन नंबर 1 है. द क्वेश्चन इज स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, सिंस स्टेटमेंट वी रेड दिस वन, तो इसलिए मैंने जल्दी से इसको मैं हो जाए तो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई. इट इज रिमेंबर दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 point objects or point masses is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of separation between them. Like if a student writes even this one, F equals to G M1 M2 over R square, तो ये बेटा ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे we shall get 1 mark. ठीक है, सेकंड मार्क के लिए we need to write this thing कि हमारे पास फोर्स होगी अट्रैक्शन की, और ये हमारे पास किस पर लगती है, 2 पॉइंट मैसेज पर लगती है. ठीक है, ओके. द क्वेश्चन इज, अच्छा ये तो मैंने बता दिया था आपको. इफ यू राइट एक अच्छा जी. अब बेटे हमारे पास ये अगर f इक्वल टू जी m1 m2 और r स्क्वायर, यानी ये चीज अगर हम लिख देते हैं इसके अंदर, एक नंबर हमें इसका मिल जाएगा. दूसरा मार्क हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा कि फोर्स कौन सी है, अट्रैक्टिव फोर्स है, और दूसरी क्या है, 2 पॉइंट मैसेज. अब क्लियर है बेटे? जी सर, अब ठीक आ रही है. ओके ठीक, थैंक यू बेटे. बी पार्ट के अंदर द प्लैनेट जुपिटर एंड इट्स and one of its moon I0 may be considered to be a uniform sphere that are isolated in space. ठीक है, आइसोलेटेड इन स्पेस यानी इनके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रही इनकी अपनी फोर्सेस के अलावा. ठीक है ना, जुपिटर पर लग रही है, उसके मून के ऊपर अपनी फोर्स लग रही है जुपिटर की वजह से. द टाइम फॉर I0 टू कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ जुपिटर इज t. अच्छा, show that t is related to the mean density of the Jupiter by relation this one. This is actually 4 mark question. ठीक है, अब इसको बेटा अगर हम करते हैं तो हमारे में पता है कि अगर this moon is revolving around this Jupiter, the radius of Jupiter is provided to us. ये जो रेडियस हमारे पास ये गिवन है जुपिटर का आ रहा है. ठीक है, और n r हमारे पास सेपरेशन आ रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ जुपिटर टू I0. तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है of the Jupiter is providing centripetal force. ठीक है ना बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है G कैपिटल M which is the mass of Jupiter ले रहा हूँ, स्मॉल m which is the mass of its moon over separation between them. वो किसके बराबर है, NR का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में सेपरेशन यही आ रही है. सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, दिस इज स्मॉल m is the mass of moon which you consider MR ओमेगा स्क्वायर होता है. ठीक है ना, क्यों ओमेगा का कैसे पता चला मैंने ओमेगा का फॉर्मूला यूज करना है बेटे, टाइम पीरियड आ रहा था ना, टाइम पीरियड आ रहा था, टाइम पीरियड ओमेगा के थ्रू ही आता है. तो सेपरेशन हमारे पास क्या, NR ओमेगा स्क्वायर. अब जो फैक्टर इसमें कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं. सपोज हमारे पास ये बेटा मैस कैंसिल आउट हो गया. फर्दर हमारे पास क्या रहेगा, GM, दिस इज N क्यूब R क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. ओमेगा किसके बराबर होगा, 2 पाई ओवर कैपिटल T का होल स्क्वायर. अच्छा, अब हमारे पास फर्दर उसने डेंसिटी की मीन डेंसिटी ऑफ द जुपिटर. अब डेंसिटी किसके बराबर थी, डेंसिटी इज इक्वल टू एक्चुअली रो ओवर वी होता है, सॉरी m ओवर v होता है. अब मैथ्स को सब्जेक्ट में तो किसके बराबर, रो v के बराबर हो जाएगा. अब वॉल्यूम हमारे पास कौन सा लेना, जुपिटर. उसने शुरू में कह दिया था कि हमारे पास ये यूनिफॉर्म स्फीयर था. ऊपर देखो ये यूनिफॉर्म स्फीयर लिखा हुआ उसने, ये चीज अगर यूनिफॉर्म स्फीयर लिखा है उसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये हम इनको फर्दर कर सकते हैं.
तो यूनिफॉर्म स्फीयर्स अगर हैं तो हमारे पास जाता ही नहीं आगे। यूनिफॉर्म स्फीयर तो फॉर्मूला हम स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया जी, मैस की जगह बेटा रो वी के बराबर होता है ना, रो हो गया, वॉल्यूम किसके बराबर हो गया, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। आर किसके बराबर है, आर का क्यूब ले रहा हूं, एन आर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने जुपिटर का ले लिया है बेटा मैस जो है। फर्दर किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज 4 पाई² एन क्यूब आर क्यूब ओवर टी स्क्वायर। अब इसमें जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दो। हमारे पास जो चीज कैंसिल आउट हो रही है बेटा 4 कैंसिल आउट हो गया, ये पाई इसका इससे कैंसिल आउट हो गया, आर का क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और कोई चीज नहीं। तो हमारे पास जो चीज रहेगी अभी हमारे पास बेटे यहाँ से जी रो ओवर 3 रह गया, और राइट साइड से हमारे पास एन क्यूब पाई एन ओवर टी का स्क्वायर रह गया। अब रो टी स्क्वायर को उसने सब्जेक्ट बनाया, तो इफ आई मेक रो टी स्क्वायर एज सब्जेक्ट, किसके बराबर होगा, 3 पाई एन क्यूब ओवर कैपिटल जी। तो ये चीज प्रूव होगी, शो दैट। मैंने कहा था क्वेश्चन जब भी आएगा बेटा शो दैट के साथ आएगा। अब 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, मार्किंग की को फोकस करें तो मुझे लगता है 1 नंबर इसका होगा, 1 नंबर इसका होगा, और 1 नंबर इस चीज को रियलाइज करना कि हमने कौन सा लेना है, और यहाँ से एंड कैंसलिंग फैक्टर का, ठीक है। इसका कोई मार्क नहीं होता क्योंकि ये चीज शो करनी होती है। इसमें आंसर ऑलरेडी गिवन होता है शो दैट के साथ, हाउ वी आर एबल टू कम टू दैट शोन रिजल्ट, दैट वन इज इंपॉर्टेंट, उसको आपने फोकस करना होता है, ठीक हो गया। अच्छा सर ये बेटा ये वाले फॉर्मूलाज जो फॉर्मूला शीट में होते हैं कि नहीं? बेटे फॉर्मूला शीट पे नहीं होते, फॉर्मूला शीट में जो होते हैं, जो ऊपर आपको देखो शीट के ऊपर मैंने शुरू में ये फॉर्मूला शीट में हमें इस चैप्टर में जो चीजें गिवन होती हैं सिर्फ ये वाली गिवन होती है, इससे अलावा नहीं होती। फॉर्मूला शीट के ऊपर और डेटा शीट दोनों पेजेस पे जो इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में गिवन होगी वो मैंने ऊपर हाईलाइट कर दिया ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, ठीक है। सही है सर। अच्छा अब मैंने नेक्स्ट पेज पे जाना है, इसकी पिक्चर लेनी है तो आप लोग ले लो, मैं भी ले लूँ। ओके नेक्स्ट पेज पे अब अगर आऊं मैं, मनीप चौधरी, मनीप साहब, ग्रेजुएट मैं कैसे करता रहूंगा यार। ओके नेक्स्ट पेज पे बेटे अब आते हैं। नेक्स्ट पेज में कह रहा था रेडियस आर ऑफ द जुपिटर इज गिवन टू अस, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द जुपिटर एंड आई नॉट आर गिवन टू अस। इसका मतलब है एन आर की वैल्यू गिवन है, सेंटर ऑफ जुपिटर टू, ठीक है, एंड आई नॉट इज गिवन टू अस व्हिच इज, इसका मतलब है ये एन आर की वैल्यू गिवन है हमें, इस आर की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। मैं इसको, ये आर हो गया बेटे, ये आर हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द जुपिटर एंड आई नॉट, इसका मतलब ये जो वैल्यू गिवन आ रही है मेरे पास, ये वाली ये एन आर की है, आर एन लिख रहा हूँ या फिर दिस इज एन आर, ये वैल्यू भी हमारे पास है, ये हो गया एन आर, ठीक है। पीरियड भी दे दिया गया हमारे पास इतना, कैलकुलेट द मीन डेंसिटी। अब मीन डेंसिटी के लिए फॉर्मूला जो हम पढ़ चुके हैं वो ही है, क्योंकि देखो टाइम पीरियड भी हमारे पास बेटे है, ठीक है, टाइम पीरियड हमें ये गिवन है, एन की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू कैसे आती जाएगी, अगर एन आर को मैं आर से डिवाइड कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, अगर इसी फॉर्मूले को मैं यूज, आई कैन राइट दिस इज रो इक्वल्स टू 3 पाई एन आर की जगह एन की वैल्यू निकालनी है, अगर एन आर को मैं आर से डिवाइड कर दूं तो एन का क्यूब भी हो जाएगा ओवर, ठीक है, हमारे पास जी टी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दें, 3 पाई 3.14, बेटे एन आर की वैल्यू टोटल गिवन है हमारे पास विच इज 4.32 टाइम्स 10 टू रेज पर
किलोमीटर में चाहे कैंसिल करना कर दे, 4 5 6 7 8 हो गया, मैं मीटर में मैंने कर लिया अब इसको चेंज, ठीक है। दिस इज 7.15 टाइम्स 10⁻⁷ इस होल का क्यूब कर लिया, ओवर g is 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11 एंड टाइम पीरियड क्यों हमारे पास 42.5 आवर्स है, तो वी नीड टू चेंज दिस वन इनटू 24 आवर्स, नहीं सॉरी 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स, 60 मिनट 60 सेकंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे जो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी बेटे। सर ये स्टार्ट में आपने क्या किया, मतलब पहले ऊपर n क्यूब था उसकी जगह n आर और n आर कैसे आ गया? सवाल पढ़ ले बेटे, पहले सवाल पढ़ शाबाश, ठीक है। अब आप ना बेटे पूछ रहे हो इसके बारे में ना, ये ठीक है सर। ये पूछ रहे हैं ना, अच्छा। यस सर। अब मैं बेटे अगर इसको अगर देखूं, बेटे 2 बच्चे आए हैं, वो मेरे सिस्टम मुझे बाद में एंटर नहीं करने देता इसमें, अनटिल इसमें 2 जगह लॉग इन ना हो। चलो ठीक है, अल्लाह खैर से। बेटे हमारे पास ना इसमें ये एन आर है, देखो ये इतना हिस्सा आर है और ये हिस्सा टोटल एन आर है। एन आर की अलहदा वैल्यू दी है उसने, आर की वैल्यू अलहदा दी है। अगर मैंने एन की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा, एन आर को मैं अगर आर से डिवाइड कर दूंगा तो एन ही आ जाएगा ना। तो एन की वैल्यू इसलिए की है क्योंकि यहाँ एन का क्यूब था, ये क्यूब टर्म आ रही है, ठीक है। ठीक है तो बेटे आंसर 1.33 टाइम्स 10⁻³ आ रहा है इसका। उसके बाद हमारे पास फर्दर जो है उसने हमसे ये पूछा हुआ है, द अर्थ हैज द मीन डेंसिटी ऑफ दिस वन। अब ये डेंसिटी काफी ज्यादा बेटे, 5 वैल्यू आ रही है, 5.5। इट इज सेड टू बी अ प्लैनेट मेड ऑफ रॉक। इसका मतलब ये किसकी सॉलिड की डेंसिटी आ रही है, इसका मतलब है। बाय रेफरेंस टू योर आंसर इन वन कमेंट ऑन द पॉसिबल कंपोजिशन ऑफ जुपिटर। जुपिटर की कंपोजिशन क्या हो सकती है। अब 5 वैल्यू अगर हमारे पास आ रही है रॉक की, सॉलिड की, इसका मतलब हमारे पास 1 वैल्यू जो होगी मोस्ट प्रोबेबली या तो ये लिक्विड हो सकता है या हाई क्या कहना चाहिए, लिक्विड वेपर्स फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी काफी कम है इन कंपैरिजन टू 5। तो मेरे पास जो डेंसिटी आ रही है, तो मेरी जो डेंसिटी है, डेंसिटी जुपिटर की जो है बेटा, दिस इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ अर्थ या प्लैनेट की, रॉक की जो गिवन है। सो जुपिटर is made of saturated liquid कह दें या और लिक्विड वेपर्स या वाटर वेपर, जो भी जिसने कह रही होती है। अब वाटर तो नहीं कह सकते ना हमें, तो लिक्विड से मिलके बना हुआ या फिर हम हाई प्रेशर के ऊपर गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ये हम कैसे कैसे पता चला ये बेटे। रीजन क्या है, रीजन उसकी ये वाली आ रही है कि हमारे पास डेंसिटी का डिफरेंस है। क्योंकि अगर सॉलिड की, ये सॉलिड है ना रॉक जो है, सॉलिड की डेंसिटी 5 है, हमारी डेंसिटी 1.33 आ रही है, तो हमारी डेंसिटी उसकी डेंसिटी काफी कम है, ऑल्दो 10⁻³ दोनों में कॉमन था, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये गैसेस फॉर्मेट में लिख दो, वो भी ठीक होगा कि टोटली गैस पार्टिकल है वहां पे, तो वो भी बेटे बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है वो, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये नॉर्मली अक्सर बच्चों का गलत हो जाया करता है, लेकिन कंपैरिजन ठीक किया जाए तो ठीक आ जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन नाउ। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है वो, एक्सप्लेन हाउ सैटेलाइट मे बी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट। अब इसका मतलब है इफ अ सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड अ प्लैनेट, तो हमारे पास सैटेलाइट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अब एक्सप्लेन हाउ है, इसका मतलब हमने सोर्स बताना है उसका कि कौन सी फोर्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल इनफ टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, ग्रेविटेशनल पुल of planet provides centripetal force to satellite, ठीक है, क्योंकि उस पर फोर्स लगेगी तो हमारे पास जो है वो चीज मूव करेगी।
अब इसमें दो नंबर होते किसके हैं, एक ग्रेविटेशनल पुल कौन सी चीज प्रोवाइड कर रही है, वो सेंटर पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, तो इसका मतलब सैटेलाइट का जो ऑर्बिट का सेंटर पॉइंट होगा क्या होगा, प्लेनेट ही होगा। तो एक चीज इस चीज को रियलाइज करने का होता है कि ये चीज ठीक है। और फर्दर के सर्कुलर पाथ में कोई चीज मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, किस पे, सैटेलाइट के ऊपर। दूसरा मार्किंग कीज में बेटा इस चीज का होता है, ठीक है। या अगर पुरानी मार्क 3-3 नंबर का क्वेश्चन जब पहले आता था तो उसमें हम आइडेंटिफाई करते थे ग्रेविटेशनल पुल अगर फोर्स लग रही है तो फोर्स लगने की वजह से हमारे पास क्या चेंज ऑफ मोमेंटम आता जा रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम आता जा रहा है, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, वेलोसिटी चेंज होती है, फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो सर अब 2000 से ऑनवर्ड हमारे पास क्या 2 मार्क क्वेश्चन होता है, एक सोर्स का होता है, दूसरा सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है हमें, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटे हम द अर्थ and the moon may be considered uniform sphere that are isolated sphere. The earth has the radius r mean density to the moon, the mass m in the circular orbit about the earth of radius n r is shown. The moon makes one complete revolution time t. Show that the mean density rho of the earth is given by this expression, ठीक है। अब बेटे हमारे पास इसको अगर हम देखते हैं तो ये रिलेशनशिप वही नहीं आ रहा जो अभी किया हमने, जी वही है। तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन है वही डन, ठीक है ना, ऑलरेडी डन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेंसिटी निकालनी, तो इसमें दिस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, डेंसिटी यहाँ पे हमने निकाल दी, वही फॉर्मूला बेटा उसी तरीके से है। इन्फॉर्मेशन भी देख लो वही चीज गिवन है हमारे पास। यहाँ पे रेडियस देखो अर्थ का दे दिया गया, पहले जुपिटर का दे दिया गया था। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ और ये हमारे पास ये जो चीज गिवन है, ये क्या चीज गिवन है, ये हमें एन आर की वैल्यू दे दी है जिसमें पहले हमने किया है, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू भी हमें ये वाली गिवन है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी अगर हमारे पास आ गया तो हमने वही फॉर्मूला यूज करना है, ऊपर जो गिवन है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। एन उसी तरीके से करना है, आपने कैलकुलेट करना है एन आर को आर से डिवाइड करके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जून 17 का क्वेश्चन था और ये हमारे पास नवंबर 17 का था, सो इट मींस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट हो गए जून और नवंबर के अंदर। सो वी आर ऑन क्वेश्चन 3 नाउ। 2 तो बेटा फर्दर करने की जरूरत नहीं ना, वही चीज है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में अ सैटेलाइट is in a circular orbit of radius r about the earth of mass m as illustrated in figure 1.1. The mass of earth may be assumed to be concentrated at its center. Show that the period t of the orbit of the satellite is given by this expression where g is the gravitational constant explained you are working. It's a 3 mark question. अब इसके अंदर हमने शो दैट, क्योंकि आता है शो दैट क्वेश्चन है, तो बेटे हमने स्पेसिफाई करना है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का दैट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स टू द सैटेलाइट। A gravitational pull is found by formula capital G, capital M, small m over separation between them is r square, and this further be equal to m r omega square, ठीक है। मैथ तो कैंसिल आउट हो गया, तो फर्दर इज बिकम जी एम आर क्यूब, ये किसके होगा 2 पाई ओवर कैपिटल टी का होल स्क्वायर हो गया। तो इफ यू मेक कैपिटल टी एस तो हमारे पास क्या होगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब ओवर जी एम, ठीक है। और ये हमारे पास का मतलब प्रूफ होगा, ये प्रूफ करना था, ठीक है। यानी एक नंबर बेटा इसका होगा, एक नंबर फॉर्मूले का होगा, और तीसरा मार्क जो बेसिकली कैंसिल इफेक्ट पर सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। शो दैट्स द लास्ट जो चीज की हुई है उसको कोई मार्क नहीं होता क्योंकि आंसर ऑलरेडी हमारे पास गिवन होते हैं उसके अंदर। अब इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है द सैटेलाइट इज इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, the satellite in geostationary orbit appears to remain above the same point on the earth's surface and has a period of this one। अब उसने दे दिया कि हमारे पास स्टेशनरी होता है और 24 आवर्स टाइम पीरियड है। स्टेट टू अदर फीचर्स ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। अब इस जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के फर्दर जो फीचर्स हमने पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था कि ये इक्वेटोरियल रेडियस पे फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। और हमारे पास इसका टाइम पीरियड वो तो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, और ये रिवॉल्व करता है इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। इन एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन लिख लें या फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लिख लें, ठीक है। तो हमारे पास तो हम लिख सकते हैं प्रोजेक्टेड फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है, सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है
वो सेंटीमीटर प्लस वेट के बराबर होती है यहाँ पे, ठीक है। टू कॉन्टिनेंट अबव इक्वेटर, एक तो ये हो गया। दूसरा, जिस डायरेक्शन में अर्थ स्पिन कर रही होती है ये भी उसी डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट में नहीं होता, तभी तो रेस्ट पे जाएगा ना, डोमेन अबव द सेम पॉइंट जो लिखा हुआ है। तो हमारे पास मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लिख लें या इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख लें, एज दैट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। ओके, ये हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट में क्या रहा है, द मास ऑफ अर्थ इज गिवन टू अस। जी 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 सर, आपने कल ये भी लिखा था कि उसकी जो सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी है वो भी सेम अर्थ होती जितनी ही होनी चाहिए, तो वो भी सही बिल्कुल पॉइंट होगा कंसीडर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब एग्जामिनर ने हमें ये चीज दे दी है कि उसका पीरियड ये है, जब पीरियड दे दिया गया तो एंगुलर वेलोसिटी लाजमी सेम होती है, ठीक है ना। एंगुलर स्पीड लिखो फिर एंगुलर वेलोसिटी पे फिर भी एक नंबर मिल चांसेस बनते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन उसमें आ रही होती है। लेकिन जब टाइम पीरियड दे दिया जाए तो इसका मतलब है ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट यानी 2 पाई/t, उस पर मार्क बनता नहीं है, ठीक है। तो मार्किंग इसका चेक करनी पड़ जाएगी, लेकिन नहीं बनने नहीं, चांसेस नहीं बनते। और सर दूसरा ये कि इसका कहने में मतलब कि फिर ये वाले पॉइंट के भी मार्क बनेंगे कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ अर्थ? नहीं, इस पे भी मार्क नहीं बने, क्योंकि क्वेश्चन देखो बेटा उसने क्या मांगा, अपीयर्स टू बी अबव द, उसके बाकी फीचर्स क्या हैं। वो कहता है वो रेस्ट में रह रहा है, हमने इस चीज को स्पेसिफाई करना है ना, रेस्ट में रह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस, और उसका टाइम पीरियड ये है। रेस्ट में रहने को आपने जस्टिफाई करना है अदर फीचर्स को, ठीक है ना। तो उसकी लीनियर ओके वेलोसिटी सर, ज्यादा है, उसके वो हमारे पास वो फीचर, ये उसको रेस्ट में रखने के लिए वो नहीं बनता, ठीक है ना, इसलिए। ठीक है सर। ओके, बट इसमें हम आगे के द मास ऑफ अर्थ इज गिवन टू अस, यूज द एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक, चलिए हमारे पास अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो दिस इज आर इक्वल्स टू जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 1/3। तो हमारे पास ये क्लास में किया होगा हमने लाजमी 6.6 6.0 दिस इज 6.0 टाइम्स 10⁻20। यार जी की वैल्यू लिख रहा है 6.67 times 10⁻11। mass of earth is 6.0 times 10⁻24। टाइम पीरियड हमें ऊपर उसने वैसे भी दे दिया 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड्स, स्क्वायर ओवर 4 पाई 3.14 का स्क्वायर, एंड फिर फर्दर दिस इज 4.23 टाइम्स 10⁻7। आंसर होता है 6.6 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ तक हो गया। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटे, अच्छा सी पार्ट पे इसका है, द जीपीएस सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ एट ए हाइट ऑफ दिस वन अबव द अर्थ सरफेस। ये हाइट गिवन है बेटे, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, इसका मतलब सेपरेशन अगर लेनी है तो दोनों को एड अप करना पड़ेगा। यूज योर आंसर इन B2 एंड एक्सप्रेशन दिस वन टू कैलकुलेट इन आवर्स द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक। ओके बेटे, इसको डायरेक्ट अगर लिखूं T2 का स्क्वायर रेशियो ले लेते हैं डायरेक्टली, ताकि के की वैल्यू निकालनी ना पड़े, R2 का क्यूब ओवर R1 का क्यूब। नहीं तो ये रिलेशन यूज करके पहले के की वैल्यू निकालेंगे फिर पुट करेंगे और टाइम ज्यादा लगता है, जिस तरह भैया इसमें इंटेंसिटी के क्वेश्चन वगैरह करते रहे हैं हम, उस तरह इसको कर लेते हैं। अब हमने T2 की वैल्यू निकालनी है बेटे। T1 की वैल्यू हमारे पास है 24 आवर्स होती है जियो स्टेशनरी की, और इसकी वैल्यू हमारे पास है, दिस इज R की वैल्यू जो उसने दी हुई हमें, एक बेटा हो गया दिस इज 6.4 टाइम्स 10⁻³ है, ये 64 लिख रहा हूँ, 6.4 प्लस 20 टाइम्स 10⁻6 का क्यूब हो गया, ओवर इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली विच इज 4.23 टाइम्स 10⁻⁷
7 का क्यूब। बेटे इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू किसमें थी बेटे, ये वैल्यू हमारे पास 4 किलोमीटर थी, ये वैल्यू 3 थी, तो मैंने एक में कवर करने के लिए इसको 20 बना लिया था ताकि 10⁻³ आ जाए। ठीक है, और किलोमीटर में 10⁻6 पे ले गया अपना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो। ठीक हो गया, इसको अब सॉल्व कर लीजिएगा। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। अब 4 पे इसने डिस्कनेक्ट होना 37 हो गया। बेटा मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर वो मैं 38 हो गया डिस्कनेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है, बाद में मैं एंड में चाहे तो आप क्वेश्चन पिक्चर नंबर ले 3 लीजिएगा का सारे। स्क्रीनशॉट लेना है। चलें, तो हमारे पास अब इसके अंदर डिटरमिन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम जो डिफाइन करते रहे हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास लिखते हो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, या हम दूसरी चीज इसकी जो हम पढ़ चुके हैं, मैंने ये कहा था कि इसको स्पेसिफाई इस तरह किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि पुल ऑफ प्लैनेट पर यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और पुल कौन सा, वो ग्रेविटेशनल पुल है हमारे पास विच इज डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसको अगर आप डिफाइन करते हो तो या तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास लिखने, इस पे मार्क हमें मिल जाना चाहिए, डिडक्ट नहीं करेगा क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन अगर 1 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन अगर होगा तो हम बहुत बेहतर होगा अगर हम आंसर के अकॉर्डिंग लिखें। तो अगर मैं तो अब पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं पूरा ही कवर करूंगा। दिस इज अट्रैक्टिव पर यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैंने जो अट्रैक्टिव पुल लिखा है बेटा, ये मैंने कवर किया हुआ है कि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को। अगर मैं इसको पर यूनिट मास मैंने लिख दिया, इसका मतलब मैंने ओवर स्ट्रेंथ पे फोकस किया है ये फर्दर। ठीक है, पर यूनिट मास पे मैंने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया। ओके, एन आइसोलेटेड स्टार as the radius r, the mass of the star may be considered to be a point mass at the center of the star. Gravitational field strength at the surface is gs. On figure 1.1, sketch a graph to show the variation with the gravitational field strength of the star, the distance from the center. You should consider distance from r to 4r. Okay, r पे तो उसने कह दिया gs के बराबर है हमें, क्योंकि फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था इसका हुआ g is equal to gm over r square। ठीक है, अगर बेटे हम r की वैल्यू 2r लेते हैं, जिस तरह कि मैंने ये क्लास में पढ़ा भी था हमने बेटा, ये चीज कि यहाँ पे है ये r था, ये डिस्टेंस क्या होगा 2r हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो गया, दिस इज 3r, इट इंक्रीजेस टू 4r देन। ठीक है बेटे, हम दोबारा करूँ तो वो मेरे सिस्टम अलाउ नहीं करता फिर बच्चे ऑनलाइन, मैं इसलिए रुका रहता हूँ। सारे आप आ जाओ तो आप उस टाइम जाके पानी पीने चले जाते हो, बाद में आते हो तो फिर मैं पढ़ा रहा होता हूँ, सिस्टम ये अलाउ नहीं कर रहा होता है। ये दो जगह से फिर वो करना पड़ता है लॉग इन, ताकि आप लोगों को अलाउ कर सकूँ। एनी हाउ, अब बेटे हमारे पास अगर 2r पे करते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अगर 2r के ऊपर करूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1/4, 1/4 क्या होता है 0.25, तो 2r पे वैल्यू आ रही होगी 0.25, कुछ इस जगह पे आ रहा है बेटे। 3r पे करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.11, 0.11 करें तो कुछ हमारे पास ये वाली आ रही, 4r पे 0.06 आती है, तो अप्रोक्सीमेटली ये वाली आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो अब इनका अगर ट्रेंड अगर बनाते हो आप लोग, ग्राफ बनाए हमारे पास, कुछ ये वाला ट्रेंड आ रहा है बेटे। ठीक हो गया, मैंने शुरू में आपको कहा था r से 2r तक डिफरेंस देखो बेटा, चेंज ऑफ ग्रेडियंट कितना ज्यादा आ रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास स्टीपनेस भी कम होती है, और इसी चीज में फोकस करता है बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कर्व नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास इनवर्स स्क्वायर कर्व बनना है। ठीक हो गया, तो ये हो गया बेटे। नेक्स्ट पे अगर आइएगा, हमारे पास सी में द अर्थ एंड द मून में बी कंसीडर्ड टू बी अ स्फीयर दैट आर आइसोलेटेड इन स्पेस विद द मास कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। द मास ऑफ द अर्थ एंड द मून आर 6.0 and 7.40 respectively. The radius of Earth is RE and the separation between the center of the Earth and the moon is 60 RE as illustrated in figure 1.2. Explain why there is a point between the Earth and the moon at which the gravitational field strength is 0. This is 2-mark question. अब फर्स्ट मार्क किसका होगा, वी नीड टू रियलाइज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ की होगी उतनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी मून की होगी, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे।
तो हम पहले ये लिखें कि हमारे पास जी जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है बेटे जितनी अर्थ की बन रही है उतनी ही मून की है, ठीक है, एंड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस सो कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया कि जी वेक्टर क्वांटिटी जितनी अर्थ की बेटा उतनी मून है उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया तो वैल्यू 0 पे आ गई। फिर वो नेक्स्ट पार्ट में पूछा हुआ उसने, डिटरमाइन द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर ई फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एट विच द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 0। अब हमने उसने भी कल भी मैंने समरी में एक चीज फोकस की थी बेटा, सपोज ये वाला पॉइंट आता, मून के करीब क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मून का मैस बेटे कम था। इसका मतलब है हमने जो डिस्टेंस निकालना है वो ये वाला निकालना है, ये एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर ई निकालने की कहा उसमें, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये एक्स है तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 60 आर ई, उसमें से हम एक्स को माइनस कर देंगे ताकि हमारे पास फर्दर ये वाला डिस्टेंस आ जाए सारा। अच्छा अब हमारे पास जितनी ग्रेविटेशन ऊपर वाले पार्ट में क्या चुके हैं उसने क्या दिया कि 0 है, इसका मतलब जितनी हमारे पास जी की वैल्यू अर्थ की आ रही है उतनी जी की वैल्यू क्या होगी, मून की होगी। अब जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी मैस ऑफ अर्थ आएगा बेटे ओवर डिस्टेंस जो आ रहा है, जी एम ओवर आर स्क्वायर होता है ना, आर किसके बराबर है, एक्स का स्क्वायर बेटे हो गया। ये किसके बराबर होगा, जी मैस ऑफ मून ओवर डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 60 आर ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। बेटे इसमें जी तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो उसको कैंसिल आउट कर दो। अब इसके अंदर वैल्यूज फर्दर अगर मैं पुट करूं, दिस इज एक्स ओवर 60 आर ई माइनस एक्स इक्वल्स टू एम ओवर स्मॉल एम विद स्क्वायर रूट साइन। थोड़ा सा डायरेक्ट कर गया हूँ बेटे, मैंने सिंप्लीफाई करना तो मैं स्क्वायर को खोलना शुरू कर दूं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जानी, इस तरह करना भी नहीं पेपर के अंदर। मैंने एक्स को ऊपर ले गया था, यानी एक्स ओवर 60 आर ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनता था ना, ऊपर एम ओवर स्मॉल एम बनता था, तो मैंने उसको स्क्वायर को भी खत्म कर दिया, स्क्वायर रूट पे आ गया। अब इसके बाद अगर वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे 60 एक्स ओवर 60 आर ई माइनस एक्स, और इसको सॉल्व करते हुए कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास है, रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर ये गिवन है हमारे पास ये वाली 6.00 टाइम्स 10 टू रेस पर 24, मून की वैल्यू भी गिवन है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट की, ये भी गिवन है, डायग्राम देखो ऊपर, टाइम्स 10 पर 22, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब स्क्वायर रूट लेके फर्दर आप सॉल्व करोगे, जहां मुझे आंसर याद है, दिस इज 54 आर ई आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको अब सिंपली आपने जो आंसर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे 54 आर ई बेटे आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने कहा हुआ है, ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर 1.3 sketch a graph to show the variation of the gravitational field strength with the position between the surface of the earth to the surface of moon। अच्छा अब हमारे पास surface of earth to the surface of moon है, surface of earth पे तो हमने कहा था हमारे पास ये g की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। अब surface of moon बेटा उसने यहाँ पे शो की हुई है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना था 60 आर ई, 60 आर ई में तो इतना डिस्टेंस क्या बनता है 54 आर ई, तो हमारे पास अर्थ की फील्ड रहती है ना, ऊपर हमने देखा, ये देखो अर्थ से डिस्टेंस 54 आ रही है हमारे पास आया जो है डिस्टेंस, दिस इज 54 आर ई आ रहा है बेटे ये वाला। इसका मतलब अर्थ की फील्ड बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मून, तो जाके 54 आर ई के बाद इट विल बिकम 0 देन, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 है, उसके बाद हमने मून की फील्ड में आना है। अब मैंने पढ़ाते हुए आपको कहा था कि सरफेस से सरफेस होता है इनसाइड, जो है क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने करवा दिया था। तो बेटे हमारे पास सरफेस अगर करना चाहिए जी की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज करते करते इट विल बिकम 0 एट दिस पोजीशन, ठीक है। उसके बाद बेटे स्क्रीन शेयर होगी दोबारा।
हेलो यस ओके थैंक यू बेटे। तो यहाँ पे बेटा हमारे जी की वैल्यू 0, उसके बाद हमने किसकी फील्ड में आया ना, मून के फील्ड में आना, लेकिन मून की जी की वैल्यू ज्यादा नहीं होती, तो हमारे पास ये ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ तक आ गया। ये समझो कि मैंने 9.81 पे लिया हो बेटे, ये मेरे पास कितने आ रहे अप्रोक्सी 1.6 के ऊपर, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है। और दिस इज 3 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेंड डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आना है, इसका इंक्रीज करते हुआ सरफेस तक आपने इसको लेके आना है, सरफेस यहाँ तक आ रही, ठीक हो गया। तो ये बेटे हमारे पास हो गया यहाँ तक, इसको आप बोलो ठीक। ओके क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गया। क्वेश्चन 5 से पहले ना आप बेटे इसकी ना पिक्चर्स ले लो, ये जितना भी है पहले ये पिक्चर्स ले लो एटलीस्ट, आप पूरे पूरे पेज आ रहा है अब। सर ये शेयर भी हो क्या पूरा नोट? अगर ये आप कैसे हमारे सर वो ऊपर आ रहा है ऑप्शन नोटिफिकेशन के साथ शेयर करने का। शेयर कर ली, अब आगे इनवाइट सर पीपल नोटबुक, सेंड सेंड कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ। पेज, वो एक पेज की आएगी। सर मेरा ख्याल है सारे ही चले जाएगी जो आपके ईमेल 4-5। बेटा ये सर देखना, जब ये ईमेल टू कंप्लीट हो आउटपुट, जाएगा ना, सर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये फोल्डर बन जाएगा सर, फाइल बन जाएगी, आप इसे सेव कर बेटा लीजिएगा। वो उस डेस्कटॉप फाइल पे को आप बनती है। डायरेक्ट। मेरी बात से मुझे भी पता है बेटा, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बनती है, लैपटॉप पे, इस पे आईपैड पे नहीं बनती वो, यही तो मसला है, आईपैड पे नहीं बनती बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी पिक्चर ले लो, उस पर नहीं बन रही, मुझे भी आइडिया है। वो डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बन जाती है, इसके थ्रू पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसके थ्रू पढ़ा ही नहीं रहा मैं। स्टाइलिश लिया तो उसके ऊपर बन जाती थी, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे इस पे बन नहीं रही बेटे। सर आप अपना ये साइन इन करके लैपटॉप पे कर सकते हैं वहां से उतना फिर टाइम नहीं मेरे पास है इसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। द A spherical planet has mass m and radius r. The planet may be assumed to be isolated in space and to have its mass concentrated at its center. The planet spins on its axis with angular speed omega as illustrated in figure 1.1. A small object of mass m rests on the equator of the planet. यहाँ पे है mass m. The surface of planet exert the normal reaction force to the mass. सरफेस ऑफ प्लैनेट एक्सर्ट द नॉर्मल एक्शन फोर्स बेटा क्या होती है, वेट का ऑपोजिट होती है हमेशा, ये नॉर्मल एक्शन फोर्स है, ठीक है, हमेशा वेट के बराबर होती है, नॉर्मल एक्शन जो लेती है वेट के बराबर, ठीक है। स्टेट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एम एम आर एंड ओमेगा फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा फॉर्मूला दिस इज एफ जी इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर। जो उसने कैपिटल आर लिया तो हम भी कैपिटल आर ही लेंगे, जो स्मॉल एम लिया वो भी हम वही लेंगे। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द स्मॉल मास, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए बेटा एफ सी किसके बराबर हो गया, दिस इज स्मॉल एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द प्लैनेट ऑन द मास, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। अब हमने इससे बेटे क्या चीज पढ़ी हुई है, हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है इक्वेटर पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट के बराबर होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा हूँ बेटे, क्यों, क्योंकि मैंने डब्ल्यू को सब्जेक्ट लेना चाह रहा हूँ। एम आर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू, और डब्ल्यू किसके बराबर होता है, ये आर के बराबर होता है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है हमेशा। तो आप आर किसके बराबर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, आप डायरेक्ट लिख लोगे दिस इज जी एम एम ओवर आर स्क्वायर माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर पार्ट के अंदर है कितना बड़ा हो ही जाएगा 2 मिनट में बेटे। हमारे पास एक्सप्लेन व्हाट व्हाई द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मास
will have different values at the equator and at the pole. नॉर्मल एक्शन किसके बराबर, मैं कह रहा हूँ वेट के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इतना ज्यादा रेडियस है, पढ़ाते हुए मैंने इस चीज पे फोकस किया था। यहाँ पे अगर आप आ जाओगे तो क्या आएगा बेटे, डिस्टेंस कम हो गया, सेंटीमीटर फोर्स कम होती जा रही है। यहाँ पे जाके सेंटीमीटर फोर्स क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। ठीक है, उसने कहा नॉर्मल एक्शन की वैल्यू डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वेट चेंज होता जा रहा है। वेट बेटे हमारे पास जी की वैल्यू चेंज होती जा रही है। ठीक है, इससे नॉर्मल एक्शन की वैल्यू डिफर होती जा रही है, फर्क आर का आता जा रहा है। चाहिए अब नॉर्मल एक्शन को आर एन से लिख लो, क्योंकि आर उसका रेडियस भी आ रहा है हमारे पास। लिखते हैं सेंटीमीटर फोर्स जो है decreases when move from equator to pole। ठीक है, so g varies and hence normal action। ठीक है, centripetal force decreases when move from equator to pole, so g वेरी कर देगा बेटे, g वेरी कर गया तो नॉर्मल एक्शन वेरी कर गया। फिर नेक्स्ट पार्ट में, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज दिस वन, द इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन दिस टाइम पीरियड। रेडियस दे दिया गया बेटे उसका, हमारे पास ये रेवोल्यूशन दे दी गई। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एट इक्वेटर। अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एट इक्वेटर क्या होती है, 0। क्यों, रेडियस नहीं होता सेंट्रल एक्सिस से। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस से रेडियस ही नहीं होगा तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होती है, 0 होती है। सॉरी पोल पे पूछा, इक्वेटर में मांगा हुआ, गलत बता दिया। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एट इक्वेटर में मांगा हुआ बेटे। अब इक्वेटर के लिए फॉर्मूला ए इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे, आर कैपिटल आर लिखा हुआ, ओमेगा पाई ओवर कैपिटल टी बराबर होता है बेटे। हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर पुट कर दी, कैपिटल आर की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 6.4 टाइम्स 10 टू रेज पर 6। ठीक है, ओवर टाइम पीरियड इज 8.6 टाइम्स 10 टू रेज पर 4 का स्क्वायर। बेटे जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास आ गया। फिर उसने पोल पे मांगी, पोल पे सेंटीमीटर क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि आर की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वो कह रहा है जस्ट 2 फैक्टर्स दैट कुड इन केस ऑफ रियल प्लैनेट कॉज वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल एट द सरफेस। इन केस ऑफ रियल प्लैनेट, अगर हमारे पास प्लैनेट किसी और की फील्ड के अंदर हो, ठीक है, अगर वही प्लैनेट किसी और की अंदर फील्ड के अंदर है, तो इसका मतलब उसके ऊपर जी की वैल्यू जो वेरी कर देगी वो भी। ठीक है, यानी अगर हमारे पास कोई और प्लैनेट उसके नियर बाई है, वो भी अपना ग्रेविटेशनल पुल उस पर एक्सर्ट करता जा रहा है, इसका मतलब उसकी फील्ड के अंदर भी अगर होगा तो जी की वैल्यू वेरी कर देगी। तो हमारे पास एक तो ये हो सकता है। दूसरा, हमारे पास हमने डेंसिटी अगर प्लैनेट की कांस्टेंट नहीं कंसिडर करते, इसका मतलब है उसकी वजह से भी हमारे पास क्या जी की वैल्यू वेरी कर जानी है, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म स्फीयर कंसिडर करते रहे और डेंसिटी कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास अगर तो ये लिखें, प्लैनेट मे बी in the field of another nearby planet, उसकी फील्ड में आइसोलेटेड नहीं होगा तो इसका मतलब वेरी कर देगा। दूसरा, planet might not have, may not have uniform density throughout it। ठीक है, तो हमारे पास जिसकी वजह से वैल्यू क्या ये भी वेरी कर देगी, कि हमारे पास अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो। ठीक हो गया बेटे, आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर कल तो सैटरडे है, 6 7 8 सर एक प्रॉब्लम थी। जी जी सर वो वाला आप ऊपर आते हैं, अभी आप सवाल करवा रहे थे जिस पर सर आपने आर की जहाँ पे सर आपने डायग्राम बनी हुई है इस क्वेश्चन की, जी यहाँ ये पे वाली। सर ये जो आर है, आर
के ऑपोजिट जो फोर्सेस है वो है इक्वेटर के ऊपर mg और सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल सर। बेटे आर नहीं, आर जो होता है हमेशा वेट के बराबर होता है। उसके ऑपोजिट फोर्स अगर होती ना, अगर आप मेरे आगे क्वेश्चन पे आपके माइंड में आ रहा है सर आर के ऑपोजिट लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स, जी सर। ठीक है ये लग रही है ना। अच्छा बेटे इसका मतलब फोर्सेस तो बैलेंस होगी। अगर फोर्सेस बैलेंस होगी फिर कर्व में कैसे मूव कर रहे हो, उसे तो फिर लीनियर पाथ में मूव करना चाहिए न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली। बात समझिए। ठीक है। आर जो है वो दोनों को अगर ऐड अप करें ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को ऐड अप करके आप कहते हो कि दिस इज इक्वल टू आर है, अगर आगे तक इस तरीके से तो इसका मतलब है ऑपोजिट फोर्स यही माइंड में आ रहा है ना आपके, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी तो इसका मतलब कभी भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकती। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है जिसके अकॉर्डिंगली चीज स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है। ओके सर, ठीक हो समझ गया? गया। जी सर। ठीक बेटे कल शायद मैं क्लास अगर रखी तो मैं आपको पहले बता दूंगा कि मैं कह रहा हूँ कि शीट इसी वीकेंड पे वीक से पहले कवर हो जाए, मंडे से मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करूँ। कल शायद क्लास रखूँ, मैं आपको पहले बता दूंगा कल सुबह सुबह, ठीक है? इस होगी तो इसी टाइम पे होगी, ठीक है? नहीं बेटा 5 बजे 4 मिनट दूसरी है इसकी क्लास लेनी, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है? अल्लाह हाफिज।